नाश्ते की मेज पर फिर से झगड़ा हो गया था। मैं चैन से अपने आलू के पराठे पुदीने की चटनी में डुबो डुबो कर खा ही रहा था कि पापा ने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया था। बोलो सिद्धांत, मुझे इस मामले पर और बहस नहीं करनी है। इट्स फाइनल। तुम हॉस्टल जा रहे हो। 5 दिन में फोर्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। मैंने कॉलेज के ट्रस्टी से बात कर ली है। मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मैंने पापा से कहा, पापा प्लीज़, एक बार फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए आप लोग। मुझे नहीं पसंद वो गंदी टर्मेट्रिसरी गंदी पीली दाल जो पूरे साल मिलती है मुझे। और मैं वो बाथरूम नहीं शेयर करना चाहता क्योंकि आप पीछे पड़े हैं। इतना बड़ा बोझ हूँ क्या? मेरे फ्रेंड्स यहाँ हैं, आप लोग हैं, सब ठीक तो है, तो मुझे क्यों भेजा जा रहा है? आप बोर्ड हो गए हैं। ग्रेड में नहीं जानता था। पापा मम्मी की तरफ घूमे और बोले, देख लिया, आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने हॉस्टल में ही तो डिसिप्लिन सीखा था और उसी जगह से अपनी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। गायत्री, समझाओ उसे, आज शाम तक मुझे वो फोर्स भरे हुए चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में स्कूल पहुँच गया। गैंग को ढूंढ रहा था कि कोई मिले तो थोड़ा हंसी मजाक हो, जरा हल्का महसूस हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। गैंग कैंटीन में था, प्लेग्राउंड में नहीं दिखा। आखिरकार देखा, क्लास में मजमा लगा था। क्लास में बड़ा शोर था। मैंने सोचा, लगता है रिज़ल्ट की तारीख अनाउंस हो गई है। मैंने ये भी सोचा कि सारे फ्रेंड्स से कहूँगा कि फ़िल्म देखने चलते हैं, अभी मस्ती कर लें, रिज़ल्ट में जो आएगा भाड़ में जाए। कम से कम ये हॉस्टल की चिक चिक से दूर मन को हटेगा। अचानक सब ने मुझे देखा और एक सेकंड में शोर, खामोशी, फुसफुसाहट में बदल गया, जैसे किसी ने गर्म दहकती हुई कढ़ाई को बर्फीले पानी में फेंक दिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ यार? मैं शर्मा सर नहीं हूँ। मैंने देखा कि सारी क्लास एक अखबार में कुछ देख कर उसी के बारे में बात कर रही थी। मेरे दोस्त अब वो अखबार एक डेस्क के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब गोरख धंधा है। ये क्या हो रहा था? ये मार्च के महीने में अप्रैल फूल जैसा सीन तो नहीं था। मैंने कहा, क्या कर रहे हो यार? मेरे पहले यार एंजेलिना जोली की तस्वीर छपी है। क्या? कोई पेपर देने को राजी नहीं हो रहा था? आखिरकार मैंने खुद ही जाकर एक दोस्त के हाथ से अखबार छीन लिया। हेडलाइन पढ़ी तो मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। उसमें शहर के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट इनकम टैक्स विभाग की किसी फाइल से निकाल कर छाप दी गई थी। तीसरे नंबर पर मेरे पापा का नाम था। मुझे नहीं लगता कि मैं वो नज़ारा कभी भूल पाऊँगा। क्लास में एक तरफ आखिरी 4 कतारों में थे मेरे दोस्त क्लासमेट बैठे थे और क्लास के दूसरे छोर पर एक खाली ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खाली बेंच पर इस बार एक अखबार हाथ में लिए मैं खड़ा था। इस क्लास के बाहर, इस स्कूल के बाहर, याद शहर में ऐसे ही इतने हज़ारों चेहरे होंगे। मेरे परिवार पर हंस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। मेरे पापा का नाम शहर के सबसे भ्रष्ट लोगों में था। कई मिनटों तक मैंने पाँव ही वहाँ जमे हुए थे, हिले नहीं थे, जैसे मैं लोहे का एक बुत बन गया था और ज़मीन एक विशाल चुंबक। मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे चक्कर आ रहा था। दादाजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वही दादाजी
जिन्होंने सिखाया था कि किसी का एक रुपया भी अगर गलती से पास रह जाए तो उसे वापस करो, ईमानदार बनो, अच्छा इंसान बनो। मैं धीरे धीरे चलता हुआ क्लास के बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ में हजारों तलवारें, तीर, भाले एक साथ घुसा दिए हों किसी ने। असल में ये मेरे दोस्तों की नज़रें थीं जो मुझे क्लास से निकलते हुए देख रही थी। वही नज़रें जिनमें आज गिर गया था और एक बेईमान आदमी का बेटा रह गया था। मैं स्कूल से बाहर निकला रोज़ की तरह, ऑटो नहीं पकड़ा, 1.5 घंटे पागलों की तरह पैदल चलता रहा। घर पहुंचा तो पसीने में लथपथ, कमीज, स्कूल की टाई, अस्त व्यस्त कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। पता ही नहीं चला कब आंसू निकल पड़े। फ़ोन पर SMS आया, मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि था। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने फ़ोन किनारे पर रख दिया। महंगा था फ़ोन, 30,000 रुपये का पापा ने पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था। आज इस फ़ोन को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 घंटे वैसे ही पड़ा रहा, फिर अचानक उठा और पापा की स्टडी में चला गया था। एक बदहवास खोजी कुत्ते की तरह कुछ ढूंढ रहा था। मैं शाम को पापा वापस आए, घर पर सब ऐसे बन गए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं वापस अपने कमरे से कागज़ के 2 पन्ने लेकर आया की ओर बढ़ा, पापा की ओर बढ़ा। पापा ने कॉफ़ी किनारे पर रखी और बोले, हाँ भर दिया बोर्डिंग फॉर्म, चलो कल भिजवा देता हूँ, ये लो 5,000 रुपये, हॉस्टल के लिए शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा, पापा ये हॉस्टल का फॉर्म नहीं है, कुछ और है, ढूंढ कर लाया हूँ आपके कमरे से। ये आपकी सैलरी स्लिप है, इसमें लिखा है कि आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है। तो हमारे ये सब कहाँ से आया? कैसे बताऊँ आपको कि वो लम्हा क्या था? 14 साल के एक बच्चे ने अपने पिता से पूछने की हिम्मत की कि अगर उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये थी तो सारा ऐशो आराम कहाँ से आया था? पापा ने सैलरी स्लिप हाथ में ली और अपने कमरे की ओर चल गए। मम्मी अब तक किचन के बाहर खड़ी हो गई थी। गुस्से में तमतमाती हुई बोली, सिद्धांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? तुम इतने बड़े हो गए हो क्या कि अपने पापा के सवाल और जवाब करने लगोगे? उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका शर्मीला छोटा बेटा कभी इतने कड़वे सवाल कर सकता था। अचानक घर में गहरी खामोशी छा गई थी। मम्मी के फेवरेट सीरियल के बीच में टीवी बंद हो गया था। सब्जियां धोते धोते नल खामोश हो गया था। किचन में बर्तन का शोर थम गया था। दूर किसी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 घंटे और बीत गए। किसी ने मुझसे कोई बात नहीं करने की कोशिश की। नौकर आया और खाना चुपचाप मेज पर रख कर चला गया, जैसे वो एक गार्ड हो और मैं एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक अकेले कमरे में उम्र कैद भोगता किसी कैदी जिससे बात करने की उसे इजाज़त ना हो। अंजलि का बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने नहीं उठाया। देर रात कोई ज़ोर से मेरा दरवाज़ा बड़बड़ाने लगा। दरवाज़ा खोला तो मेरा बड़ा भाई था, अभी अभी बाहर से आया था। उसने अपना बैग मेरे बेड पर फेंका और गुस्से में बोला, तू समझता क्या है अपने आप को? पता लगा मुझे कि तूने क्या नाटक किया है आज। पापा से ऐसे बात करता है क्या कोई? तेरी हिम्मत कैसी हुई? वो भी करते हैं, हम हमारे लिए ही तो करते हैं सब कुछ, और अखबार में जो भी आया है तू विश्वास कर लेगा? कितनी मेहनत करते हैं पापा ताकि हम लोग आराम से रह सकें।
ये तो जो रात भर अपने फ्रेंड से बातें करता है, ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हर हफ्ते अंजलि के लिए गिफ्ट लाता है, ये दोस्तों को यूँ तो फिल्में दिखाता है, ये जो महंगा फ़ोन इस्तेमाल करता है, इसके पैसे कहाँ से आते हैं? न जाने मुझे कहाँ से उस वक्त बड़े भाई को जवाब देने की हिम्मत आ गई। उस भाई को जवाब दिया मैंने जिसके सामने मेरी जुबान कभी नहीं खुलती थी। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि ये पैसे बेईमानी के हैं तो कभी नहीं इस्तेमाल करता इन चीज़ों को। तुम्हें तो पता था ना भैया। भैया ने आग भरी नज़रों से मुझे देखा और इतनी ज़ोर से झापड़ घसीट दिया कि मैं बिस्तर पर गिर गया। मेरा अपना घर अचानक मेरे लिए अनजान लोगों से भरा हुआ एक मोहल्ला सा बन गया। रात बीत गई, पापा से मेरा सामना नहीं हुआ था। शायद उन्होंने मुझसे इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगली सुबह पापा जल्दी ऑफिस गए। मैं नाश्ते की मेज़ पर भारी महसूस कर रहा था। मम्मी और भैया ने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। हाँ, माँ का दिल आखिर माँ ही का होता है। मेरे खाने की फिक्र थी। नौकर से बीच बीच में कह रही थी कि मुझे और टोस्ट दे दो आकर। भाई ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। शायद पिछली रात को वो जिंदगी में पहली बार झापड़ का गोल्ड मेडल देखकर और खातिर ना करना चाह रहा था। शायद उन दोनों ने प्लान पहले ही तय किया था। अम्मी ने गला साफ करते हुए कहा, बेटा पापा बड़े दुखी हुए तुम्हारी बात सुनकर। बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि सिद्धांत ऐसा कर सकता है। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। आज शाम जैसे ही घर आएंगे उन्हें सॉरी बोल देना, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि रात भर में मंथन करने के बाद ये योद्धा बस यही इलाज निकल पाई थी कि मैं पापा से माफ़ी मांग लूँ। मैं भी अड़ियल था। बिना कुछ कहे बैग उठाया और स्कूल चल दिया। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा था जैसे अकेलेपन के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। रास्ते में कोई अखबार पढ़ता दिखता तो यही लगता कि पापा की थू थूप कर रहे हो। स्कूल पहुँचा तो महसूस कराया कि जैसे कोई मुजरिम कचहरी में दाखिल हुआ हो। सब दूर दूर से मुझे देख रहे थे। इतना अकेला शायद मैं आज तक महसूस नहीं किया था। मैंने अपने सामने चेहरों की भीड़ को घबराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मुझे धिक्कार रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कुछ मेरी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। बस एक ही लड़का था जो मेरे पास आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक। कुछ बोला नहीं, बस बेंच पर बगल में आकर बैठ रहा था। मुझे मालूम था उसके भी मन में वही सब चल रहा है जो मेरे मन में थी। मैंने चैन की सांस ली जब मुझे दूर से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि आती दिखाई दी। मैंने कहा, अंजलि बैंक गार्ड तुम हो? सॉरी, मैं तुम्हारा फ़ोन। अंजलि ने एक बैग बीच में पटका और बोली, ये सारे गिफ्ट हैं जो तुमने मुझे दिए थे। कोई और लड़की ढूंढ लेना जिसे तुम अपने पापा की ली हुई घूस से खरीद कर गिफ्ट दे सको। कितनी आसानी से टूट जाता है सब। एक दिन में पिछली सुबह और आज की सुबह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। 24 घंटे के अंदर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे प्यारे पापा कहाँ गुम हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रिश्ता तोड़ लिया था और मेरे अपने दोस्तों के लिए भी रातों रात एक अजनबी बन गया था। मैं स्कूल से निकल गया और सड़क पर चलने लगा। चारों ओर ट्रैफिक का शोर, फेरी वाला, सब्जी वाला, रुमाल, प्लास्टिक के खिलौने बेचते हुए कोई गाड़ी सर से बगल से निकल गई। ड्राइवर ने किसी तरह मुझे बचाया और चिल्लाता हुआ चला गया, आगे नहीं है क्या? हैं? आगे हैं या नहीं?
आंखें खुली रख। लेकिन अब क्या करूं इन आंखों का और इन सच का? क्या करूं अपने आप का, जो ना एक बेईमान बाप का बेटा होकर रहने को राजी है, ना अपने पिता की तकलीफ देखना चाहता है। अगर कोई ईमानदार इंसान होता तो शायद सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता, इनकम टैक्स वालों को फ़ोन कर देता, उसी अखबार की ऑफिस में घुस जाता जिसमें मैंने वो अखबार पढ़ी थी। लेकिन उतना ईमानदार नहीं था। पापा की बेईमानी के पैसों से मजे जो करता रहा इतने साल, क्यों नहीं पूछा था कभी मैंने खुद से कि जब वर्मा अंकल और पापा साथ साथ काम करते थे एक बराबर की पोस्ट पर, तो वो छोटी गाड़ी में क्यों जाते थे और हमारे पास कैसी बड़ी कार है। सच कह रहा था वो नाराज ड्राइवर, आंखें नहीं है क्या मेरे पास? पता नहीं चला कि कब मैं चलते चलते उस घर के सामने पहुंच गया जहां मेरे बचपन में आम खाए थे और गिल्ली डंडा खेला था, जहां रात को पंचतंत्र की कहानियां सुनी थी, और एक बुजुर्ग के पांव दबाते हुए मैं दादाजी के घर पहुंच गया था। अंदर जाते ही उनकी गोद में सर रख दिया और बेहताशा रोने लगा। दादाजी तब सब खबर पहुंच गई थी। मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, सिद्धांत, अब तू जान गया बेटा कि मुझे पापा के घर में रहना क्यों मंजूर नहीं था। उनकी गाड़ी में कभी क्यों नहीं बैठना था, उनके साथ कभी छुट्टियों पर नहीं जाता हूँ। कायर हूँ बेटा। बेटे को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत नहीं मुझ में, बस उसकी ईमानदारी से मुंह मोड़ कर जी रहा हूँ। उस दिन घर पहुंचा तो शायद मम्मी पापा ने यही सोचा होगा कि अब अकल ठिकाने आ गई होगी। मैं किसी से कुछ बोले बिना अपने कमरे में वापस चला गया। घर में अब भी मातम सा माहौल था। हालांकि मम्मी और भैया कुछ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, जैसे किसी की मौत के 10वें दिन के बाद धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर आने का नाटक करने लगते हैं, स्मॉल टॉक करने लगते हैं। लेकिन मेरे अंदर जिसकी मौत हुई थी उसका गम इतनी आसानी से सामान्य होने वाला नहीं था। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार होंगे जहां बच्चों ये जानते होंगे कि उनके माँ बाप ने घूस से, बेईमानी से, दलाली से, चोर बाजारी से कमाई है अपनी दौलत, कि ये जो बड़ा सा LCD दीवार पर लगा है ये उसी 1 लाख रुपए का आया है, जो किसी लोअर मिडिल क्लास के पिता ने शायद अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे होंगे, और अब किसी की फाइल को आगे बढ़ाने में सुहा किए गए हैं। वो नैनीताल और कश्मीर और बैंकों की छुट्टियां, उनकी मम्मियों के सोने के जेवर, नई चमचमाती गाड़ी जो उनकी आत्माओं को रौंद कर निकली और टायरों के निशान ना छोड़े। लेकिन कर क्या पाते वो बच्चे? कभी सोचते ही क्या कि मजबूरी के कलेजे से नोच कर लाई गई है उनकी खुशियाँ। घिन नहीं आती होगी किसी 5 स्टार होटल में घूस के पैसे के लिए कमरे में शावर के नीचे नहाने में गंदा नहीं महसूस करते होंगे। लेकिन मेरे दादाजी की सिखाई हुई ईमानदारी आज भी मेरे पापा की बेईमानी पर भारी पड़ गई थी। खुरच कर निकाल देना चाहता था अपनी शरीर से वो सारे ऐशो आराम जो अपने बेईमान पापा ने मुझ पर लपेटे थे। बाहर गाड़ी रुकी, पापा घर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद नौकर दरवाजा खटखटा कर कमरे में अंदर आया और बोला, साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा आता हूँ। मैं बाहर गया तो लगा जैसे मैं बकरी चुराने वाला मुजरिम हूँ, और मेरे सामने पूरी पंचायत लगी थी। पापा, मम्मी और भैया बैठे थे। पापा ने कहा, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम बड़ा सॉरी फील कर रहे हो। इट्स ओके बेटा, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, तुम्हारी फेवरेट चाइनीज़। शायद सब सोच रहे थे कि मैं दौड़कर पापा के गले लग जाऊंगा। मैंने पापा से कहा, पापा मैं ज़रूर जाऊंगा हॉस्टल, डॉर्मेट्री में सोऊंगा, बाथरूम शेयर करूंगा और गंदी पीली दाल खाऊंगा। मैंने फॉर्म जमा करा दिया है। आप मेरे पापा हैं, आपसे मैं प्यार करूंगा। रिस्पेक्ट का पता नहीं, हॉस्टल की फ़ीस को मैं आपका दिया हुआ लोन
समझूंगा, बहुत जल्दी चुका दूंगा। और हाँ, चाइनीज़ खाने आप लोग चले जाओ, मैं अंजलि के साथ पाव भाजी खा लूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।